पहला विकल्प है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है अधिकतम 2। दूसरा है द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। और तीसरा जो पूछा गया है द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। इसके बाद चौथा जो वस्तुनिष्ठ दिया गया है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो शून्यक दिए गए हैं और ये इसका आंसर है, लेकिन ये कैसे आया इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी आपको शून्यक दिए होते हैं तो वो x के बराबर होते हैं। जैसे x बराबर -3 दिया गया है और x बराबर 4 दिया गया है। ये हमें दो शून्यक दिए गए हैं, दोनों का पक्षांतर कर लेते हैं। -3 इस तरफ आ जाएगा तो +3 और ये +4 इस तरफ आएगा तो -4। अब x का गुणा इन दोनों में करना है और 3 का गुणा भी इन दोनों में करना है। चलिए करते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो आएगा x वर्ग, माइनस है तो माइनस, x का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 4x, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे तो आएगा 3x, माइनस 4 दिया 12। इस तरीके से तो x वर्ग 4x में से 3x जाएंगे क्योंकि माइनस का 4x है प्लस का 3x है तो माइनस का 1x बचेगा और -12 है। इसलिए x वर्ग माइनस x माइनस 12 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x वर्ग माइनस x माइनस 12 ये आया है। इसके बाद पांचवा वस्तुनिष्ठ दिया गया है दो बहुपदों का योग होता है एक बहुपद ही होता है। दो बहुपदों को जोड़ोगे तो एक बहुपद ही मिलेगा, ये भी आ सकता है। इसके बाद रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने शून्यक हो सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का एक शून्यक ही हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट भी करते जाइए और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, इसे रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई भी हल ना हो। तो जिसका कोई भी हल नहीं होता है उसे हम असंगत कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जिसका कोई भी हल ना हो तो असंगत। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो आप क्वेश्चन को करेंगे, जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद 9वां दिया गया है एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है कौन सा समीकरण कहलाता है। तो एक सरल रेखा है इसलिए रैखिक समीकरण हम उसे बोलेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां जो वस्तुनिष्ठ है वो इस तरीके से है जब किसी समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं तो उसका आलेख कैसा होता है। जब अनंतः अनेक हल होते हैं तो उसका आलेख समपाती होता है, समपाती रेखाएं। चलिए इसके बाद 11वां किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो उसका आलेख कैसा होगा। तो अद्वितीय हल है तो उसका आलेख होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट है किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं। किसी भी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं, 2। नेक्स्ट वर्ग समीकरण में ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तकर d का सूत्र क्या होता है या d क्या होता है। तो विविक्तकर का सूत्र हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सभी के क्वेश्चन किए हुए हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। विविक्तकर d का फॉर्मूला होता है b वर्ग माइनस 4ac। इसके बाद 14वें नंबर का वस्तुनिष्ठ दिया गया है वर्ग समीकरण को हल करने के सूत्र के प्रणेता कौन थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग समीकरण को हल करने के सूत्र के प्रणेता श्रीधराचार्य जी। इसके बाद 15वां जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तो वर्ग समीकरण वर्ग मतलब 2 होता है तो अधिकतम घात 2 होती है। इसके बाद 16वां जो विकल्प दिया गया है यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर 0 हो तो उसके मूल कैसे होंगे। तो अगर विविक्तकर d बराबर 0 आ जाता है तो हम लोग लिखते थे समान एवं वास्तविक, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके बाद 17वां विकल्प है वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से निश्चित अंतर पर होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको भी आप खास ध्यान रखेंगे। आप या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं तो आप भी अगर नोट कर लेंगे तो आपके पास ये निश्चित एक कॉपी में लिखा हुआ होगा तो पेपर में जाने से पहले आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको जब पेपर में जाओगे एग्ज़ाम में बैठोगे तो उसके पहले थोड़ा सा आप रिवाइज करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 18वां वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है। उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है तो उसे हम सार्वंतर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं
यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो सीमित ना हो उसे अनंत श्रेणी बोलते हैं। इसके बाद 20वां देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो उसका nवां पद क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला है, तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो इसे हम एक्स निर्देशांक या भुज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं 22वां, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? बाई निर्देशांक या कोटि? तो यहाँ पे देखिए एक बाई अक्ष से दूरी भुज होता है या एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से बाई निर्देशांक या कोटि भी बोलते हैं इसको। इसके बाद 23वां विकल्प ले लेते हैं, तीन संरेखीय बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो संरेखीय के लिए अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन भी किया हुआ है इसका, तो वहाँ पे शून्य होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल शून्य होगा क्योंकि संरेखीय है, एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज तो अलग अलग बनता है, इसलिए वो क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिंदु x1/1 एवं x2/2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग अध्याय 7 में से कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। इसके बाद 25वां देख लेते हैं, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होती है? तो ये होगी √x² + y², क्योंकि x - 0 का वर्ग करोगे प्लस y - 0 का वर्ग करोगे और √ तो ये 0 का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए x² और y² आ जाएगा। इसके बाद 26वां वस्तुनिष्ठ देखेंगे, सभी वर्ग होते हैं समरूप। इन तीनों में से एक ना एक तो जरूर आने वाला है, तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वृत्त होते हैं समरूप, और सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की यदि बात करें तो वो सभी क्या से हो जाते हैं? समरूप। और 29वां उन्होंने कहा है सर्वांग सम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं, तो ये होते हैं समरूप। तो सर्वांग सम त्रिभुज खालिस्तान होते हैं तो समरूप होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो ये कर्ण होती है। 31वां देख लेते हैं, किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये अनंत, और बाहर उपस्थित किसी बिंदु से 2, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से 2 खींची जा सकती हैं, और नहीं तो वृत्त के अकेले वृत्त में अनंत खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट है 32वां, स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये तो सिंपल सी बात है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 33वां, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यदि कोई वृत्त है तो इसको 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो ये छेदक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध है? तो परिधि बराबर होता है π/d। तो ये व्यास और पाई का गुणा करोगे तो परिधि मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? तो चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या, या यहाँ पर कोण बराबर चाप गुणा वाली संख्या बटे में, तो चाप बटे त्रिज्या कैसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद 36वां विकल्प देख लेते हैं, वृत्त के अनुदेश एक बार में चलने में तय की गई दूरी वृत्त उस वृत्त की परिधि कहलाती है। 37वां देख लेते हैं, वृत्तीय क्षेत्रफल का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड, आप इसका वीडियो पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, शंकु छिन्नक के दोनों सिरे कैसे होते हैं? तो ये होते हैं वृत्ताकार। अगर हम यहाँ पर इनको डिटेल में समझेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर केवल विकल्प बता रहा हूँ, इसलिए आप केवल इनको नोट करिए और याद करिए। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर वहाँ पे हल करते हैं तो आप इसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि समझने का एक अलग पैटर्न होता है और विकल्प एक अलग बात होती है। अब इसको साथ में समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो और आपका समय भी उतना ही खराब हो, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन हल होते हैं तो वहाँ से उसी से विकल्प बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से विकल्प ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाल्टी का आकार प्राय होता है शंकु के छिन्नक के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो ये तोरण कहलाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो बहुलक वर्ग कहलाता है। इसके बाद है, तोरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का तोरण होता है। सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है 1। सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट,
एक साथ घटित होने वाली घटना क्या कहलाती है? तो एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जो एक साथ घटित नहीं हो रही हैं उन्हें हम बोलेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं। इसके बाद 40वां वस्तुनिष्ठ है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो ये होती है 0। इसके बाद निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। निश्चित घटना की 1 और असंभव घटना की 0। नेक्स्ट है, किसी पासे को फेंकने पर उसकी फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि फलक में 6 ही होते हैं तो 7 अंक नहीं आ सकते, 6 अंक तक आ सकते हैं किसी भी पासे में, तो 7 नहीं होते, इसलिए 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्या किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है? तो नहीं, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। तो इस तरीके से ये 50 महत्वपूर्ण विकल्प हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे या इनको ध्यान से देख लिया होगा, और बस आपकी बारी अब इन्हें याद करने की है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले जब आप जाने लगें तो इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।